हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसका मेरे बच्चे? एसएसटी का। किसका देखेंगे आज? एसएसटी सोशल साइंस का, है ना। दैट मीन्स सामाजिक विज्ञान का हम महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले 2026 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो विद्यार्थी जो इस चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करें ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सब मेरे विद्यार्थी क्वेश्चंस जो है कई बार पूछा गया है और आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। क्या प्रश्न है, चलो ध्यान से देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कुछ देशों में, जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रित स्थापित करती है। यहाँ पे सवाल है कि कुछ देश में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रित स्थापित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। 5 मार्क्स का सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो मैट्रिक बच्चे आप लोग को ना जीतने का ना आदत बनाओ, सेलिब्रेशन नहीं। आप लोगों को जीतने का आदत बनाना है ना, सेलिब्रेशन नहीं बनाना मेरे बच्चे। सेलिब्रेशन वो करते हैं जो कभी कभार जीतते हैं, जो बार बार जीतते हैं वो आदत बनाते हैं, है ना। तो आप बार बार जीतने का आदत बनाओ, बार बार अच्छे अंक प्राप्त करने का आदत बनाओ, है ना। तो चलिए इस प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका आंसर? बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एमएनसी, एमएनसी क्या लिखा हुआ है? एमएनसी, है ना, एमएनसी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये सब क्या करती है? दूसरे देशों में उत्पादन स्थापित करने और नियंत्रित करने के लिए कई तरीके अपनाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि इन लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो अलग अलग देशों में क्या करता है? उत्पादन पर नियंत्रण पाने के लिए कई कई सारा तरीका अपनाता है। क्या क्या तरीका अपनाता है? छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देता है और अपने ब्रांड के नाम से बेचता है। देखिए क्या होता है कि छोटे उत्पादक में है जो मतलब छोटी छोटी फैक्ट्री है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है? छोटी छोटी फैक्ट्री को क्या करता है? उत्पादन का ऑर्डर देता है, मतलब मैं सामान का ऑर्डर देता है और अपने ब्रांड के नाम से बेचता है, अपने ब्रांड के नाम से बेचता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि बड़ी कंपनी है, मान लीजिए, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है ना, बहुत बड़ी कंपनी है। वो क्या करता है? जैसे अमूल है, अमूल दूध, आप लोग कंपनी का नाम सुने भी होंगे, अमूल दूध। मान लीजिए मेरे बच्चे कि वो क्या करता है? छोटे छोटे जितने सारे गाय है ना, जितने सारे गाय के जो मालिक होते हैं, जितने सारे गाय के जो मालिक, जो छोटे छोटे मालिक होते हैं गाय के, मतलब जी ग्वाला, है ना। तो जो जितने सारे ग्वाला है उन लोग क्या करता है? उन लोग ग्वाला से दूध लेता है। क्या लेता है? दूध लेता है ना, दूध लेता है और वो क्या करता है? उसी दूध को वो अपने ब्रांड के नाम से बेचता है। यही हुआ बड़ी बड़ी कंपनियों का पावर, है ना, नियंत्रण स्थापित करने का तरीका। समझ में आया ना? मैं फिर से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है? बिस्किट बनाती है, ब्रेड बनाती है, पावरोटी बनाती है, मान लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है? छोटी छोटी जो गांव मोहल्ले ज़िले में जो कुछ कुछ छोटे छोटे जो फैक्ट्री होती है उनसे वो कॉन्टैक्ट बनाती है, ठीक है। वहाँ से क्या करते हैं उन लोग क्या करता है? सबसे पहले, है ना, सबसे पहले उन लोग क्या करता है? वहाँ पे ऑर्डर देता है कि आप ये पावरोटी बनाओ, आप इस तरीके का केक बनाओ, है ना। उसके बाद क्या करता है? वो लोग अपने ब्रांड के नाम से बेचना चालू करता है। यही तो होता है ना बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्थापित करने का एक तरीका। स्थानीय संसाधनों और बाज़ारों का लाभ उठाना। जो वहाँ पे संसाधन मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद है वो सब, और जो मार्केट है उन लोग को लाभ उठाना। थर्ड पॉइंट है हमारा सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए स्थानीय कंपनियों का सहयोग करना, है ना। सस्ते श्रम मतलब कि मेरे बच्चे सस्ता मजदूर, है ना, सस्ता मजदूर पाना, है ना। और कच्चे माल के लिए, कच्चे सामान के लिए स्थानीय कंपनियों का सहयोग करना। कच्चे सामान के लिए, है ना, जैसे कि मुझे मान के चलिए आट पावरोटी बनाना है या फिर ब्रेड बनाना है, तो उसके लिए मैदा हो गया, आटा हो गया, जो भी लगता होगा उसके लिए कच्चा माल, तो उन लोग क्या करता है? उन लोग सस्ते मजदूर के लेता है और कच्चे माल के लिए, है ना, कच्चे माल के लिए उन लोग क्या करता है? स्थानीय कंपनियों का, स्थानीय मार्केट का सहयोग करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करना। उत्पादन बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करता है? स्थानीय मतलब वहाँ पे जो मौजूद है छोटे मोटे कंपनियाँ उस देश में, वो क्या करता है? उससे वो बातचीत करता है। दूसरे देश में नए कारखाने लगाना, दूसरे देश में नया नया कारखाने लगाना, तभी तो होगा ना बहुराष्ट्रीय कंपनी का दबदबा। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का दबदबा कैसे होता है, ये यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा गया है। ये आप लोगों को परीक्षा में अच्छे ढंग से लिखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों जरूरी है? धारणीयता का विषय जो है वो विकास के लिए क्यों जरूरी है? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका उत्तर।
मेरे बच्चे ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है, चाहे वो 2025 के बोर्ड एग्जाम में हो, 2024 के बोर्ड एग्जाम में हो, 2023, 2022, 20, 18, 17 कोई भी एग्जाम में हो, ये सब सवाल वहाँ पे पूछा है। आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे जितना भी सवाल बताऊँगा ना, सारा प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनना। ठीक है, विकास के लिए धारणीयता का विषय इसलिए ज़रूरी है। देखिए, विकास के लिए धारणीयता का विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में दोनों का संतुलन बना रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध रहे। देखिए, धारणीयता का विषय विकास के लिए इसलिए जरूरी है। मेरे बच्चे देखिए, हमारे धरती में कोयला है, मान लेते हैं, ठीक है, कोयला का एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमारी धरती में कोयला है, तो हम लोगों को कोयला को इस तरीके से उपयोग करना है ताकि आने वाले फ्यूचर भविष्य में, क्योंकि देखिए मेरे बच्चे, कोयला तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये ना कि सारा कोयला अभी निकाल लो, बाकी अगले साल भाड़ में जाए, अगला पीढ़ी भाड़ में जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। उसको क्या करता है, धारणीयता का विषय, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आप प्राकृतिक संसाधनों हो गया, है ना, प्राकृतिक रिसोर्सेज हो गया, जैसे कोयला, अभ्रक, है ना, सोना, चांदी, जो भी है ना, जो भी है, तो उन लोगों का, पेट्रोलियम, है ना, तो जो भी है, इन लोग ये सब चीज़ों का प्रयोग, ये सब चीज़ों का उपयोग हमें इस प्रकार करना है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाई जा सके, वहाँ पे भी विकास जारी रहे। ये नहीं कि 4 साल मस्त विकास किए, उसके बाद पेट्रोल अचानक से खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया, अब हम बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है कि संतुलन बनाना है। ठीक है, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को लेके चलना है, आने वाले पीढ़ियों को भी लेके चलना है। हमारे संसाधनों का दोहन करने के बजाय उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जितना ज़रूरत हो मेरे बच्चे, उतना ही उसको यूज़ करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मुझे ये, हाँ, तो विद्यार्थी, हमें संसाधनों का दोहन करने के बजाय, है ना, उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कह रहा है कि हम लोग जो पेट्रोलियम है, कोयला है, जो भी तरह का संसाधन है, उन लोगों का बर्बादी करने के बजाय हम लोग क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण, मतलब अच्छे तरीके से अपने दिमागी, है ना, दिमागी बुद्धि लगाकर विवेकपूर्ण ढंग से, है ना, तो एक तरीका से, एक अच्छे तरीका से वहाँ पे क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे पेट्रोलियम मिला तो खूब पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, जबकि यूज़ उतना नहीं हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है, बर्बादी हो रहा है, तो क्या होगा, आने वाले टाइम पे वो खत्म हो जाएगा। वही कह रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहा है। वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। कह रहा है कि वर्तमान की ज़रूरत, है ना, हमें जो प्रेजेंट में ज़रूरत है उसको भी ध्यान में रखते हुए फ्यूचर का भी ध्यान रखना चाहिए, आने वाले पीढ़ियों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है, आप एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी ले सकते हैं, कांग्रेस ले सकते हैं, है ना, बीजेपी ले सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, या फिर समाजवादी पार्टी हो गया, हमारे झारखंड में जो अभी सत्ता में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया। तो ये सब क्या पार्टी है, ये सब पार्टी का क्या गुण होता है, वही लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो मेरे बच्चे, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली तो आप लोग अच्छा कर जाओगे। क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक दल समान विचारधारा रखने वाले लोगों का एक समूह होता है, इसके कई सारे गुण होते हैं। देखिए, राजनीतिक दल जो होता है वो जितना दल है वो समान विचारधारा रखने वाले लोगों का एक समूह होता है। समान विचारधारा मतलब जितना भी दल है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, सबके पास एक समान विचारधारा होती है ना। उसकी जो पार्टी है, मतलब वहाँ पे जो पार्टी का लोग है वो एक ही विचार रखते हैं। जैसे कि अगर बीजेपी में है तो बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, 50, 100, 150, 500 नेता हैं, तो सारे नेता की सोच एक ही होगा, विचारधारा एक ही होगा कि मुझे सत्ता में आना है और इसी पार्टी के लिए काम करना है ना। तो ये होता है राजनीतिक दल का गुण। सबसे पहले राजनीतिक दल का सबसे बड़ा गुण होता है अपनी सरकार बनाना। जी हाँ मेरे बच्चे, कोई भी राजनीतिक दल अगर आई है, कोई भी पार्टी अगर आई है, तो वो चाहती है कि हम जीते, है ना, सरकार बनाए। बच्चे एसएसटी को रटना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। मैं अंकित सर बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे कई सारे प्रीवियस ईयर के बच्चे जो हैं वो लोग अच्छे से पढ़ के निकले हुए हैं, उनके क्वेश्चंस मैच हुए हैं, आपके भी मैच होंगे। कह रहा है कि राजनीतिक दल जो होती है, जो पार्टी होती है ना, पॉलिटिशियन जो होते हैं, पार्टी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उनका सबसे बड़ा गुण होता है अपनी सरकार बनाना और सत्ता पर राज करना। सबसे बड़ा गुण होता है मेरे बच्चे कि सरकार बनाना और सत्ता पे राज करना, है ना, सत्ता पे राज करना और सरकार बनाना।
सबसे बड़ा गुण क्या होता है मेरे बच्चे? सर अ, सत्ता पे राज करना और सरकार बनाना। बीजेपी आई है तो क्या चाह रही है? सरकार बनाए, है ना? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या चाहिए? सरकार बनाए। कांग्रेस क्या चाह रही है पिछले 10-15 सालों से? कि हम देश पे राज करें, सरकार बनाए, सत्ता पे आए, है ना? तो सारा का उसका सबसे बड़ा मोटिव ये रहता है ना, लक्ष्य ये रहता है सरकार बनाए। राजनीतिक दल लोगों से अपना वोट मांगकर सत्ता हासिल करने का सोच रखते हैं। राजनीतिक दल जो होता है वो अपना वोट मांगता है सब बच्चों बोल रहा, सॉरी, सब लोगों से, है ना? सब लोगों से क्या करता है? वोट मांगता है और सत्ता हासिल करने का सोच रखता है, सत्ता हासिल करने का प्रयास करता है। राजनीतिक दल अपने जनता से वादा करता है। राजनीतिक दल जो होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, वो सभी जनता से क्या करता है? वादा करता है और समाज की समस्या का समाधान करता है। समाज की समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। यह दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करता है, ये जो पार्टी है अपने उम्मीदवारों को खड़ा करता है, अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है और जनता से वोट की अपील करते हैं ताकि उनकी समस्या का निवारण हो सके। जैसे मेरे बच्चे, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, ठीक है, चुनाव होने वाला है। तो वहाँ पे क्या की है, जो बीजेपी से कुछ नेता आए हैं, कुछ आरजेडी से नेता आए हैं, कुछ कांग्रेस के नेता आए हैं, कुछ वहाँ पे नीतीश कुमार पार्टी के नेता आए हैं। तो सब अपना 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 नेता को क्या किया? खड़ा किया। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है? खड़ा करता है और जनता से क्या करता है? वोट मांगता है ना? बीजेपी जो है वहाँ पे वोट मांग रही है कि मुझे वोट दो, हम विकास करेंगे, है ना? ये सब अपील करता है जनता लोग से, वहाँ पे पब्लिक लोग से कि मुझे वोट दो, हम जीतेंगे तो आपके लिए रोज़गार देंगे, आपके घर पे वो बाथरूम की सुविधा करेंगे, आपके सभी महिलाओं के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भेजेंगे, 5-5 हज़ार भेजेंगे। तो ये सब क्या करता है? वादा करता है ना? उनकी समस्या को नहीं देखता है ना? अगला क्वेश्चन हमारा, बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। मेरे बच्चे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर कर लेना। गन्ना, कॉफ़ी, चाय, चावल, गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें। ये भी सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में या तो गन्ना का, या फिर कॉफ़ी का, या फिर चाय का, गेहूं का, या चावल का, इनमें से कोई एक की भौगोलिक स्थिति, है ना, को खेती करने के लिए भौगोलिक स्थिति का वर्णन आपके परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। आप लोग लिख के ले लो मेरे बच्चे, ये सवाल आपके परीक्षा में यहाँ से आने वाला है, पक्का आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का अगर आप उत्तर चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर, जो सवाल का आप उत्तर नहीं बताए हैं उसका भी उत्तर बता दीजिए, उसका भी आंसर बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। आप लोग फटाफट कमेंट करो, ठीक है। बहुत सारे मजदूर स्पेनिश जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे? देखिए, क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें बेरोजगारी का डर सता रहा था, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी का डर सता रहा था, है ना? क्योंकि उन्हें बेरोजगारी का डर सता रहा था। जैसे देखिए, जो मजदूर थे वो स्पेनिक जेनी, एक मशीन का नाम था, उसके इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि उसको लग रहा था ना कि बेरोजगार हो जाएंगे हम। जैसे मशीन आएगी तो जहाँ पे 20 आदमी का जरूरत पड़ता था, वहाँ पे मशीन एक अकेला कर रहा है, तो हम 20 आदमी क्या करेगा भाई? वो तो बेरोजगार हो जाएगा ना। वही तो बात है कि वो लोग इसलिए विरोध कर रहे थे ताकि उन्हें बेरोजगारी का डर सता रहा था। स्पेनिश जेनी मशीन ने उन उद्योग में कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी थी। उन उद्योग में जो ऊन की फैक्ट्रियां हैं, वहां पे कटाई की प्रक्रिया काफी ज्यादा तेज कर दी थी। इस मशीन से एक मजदूर एक पहिए की मदद से कई तकलियों को एक साथ घुमा सकता था, जिससे एक साथ कई धागे बनते थे। देखिए, इस मशीन से क्या हुआ था, एक मजदूर जो था ना, एक पहिए की मदद से कई सारे तकलियों को एक साथ घुमा सकता था, जिससे एक साथ कई धागे बनते थे। पहले क्या होता था, बहुत सारे मजदूर क्या करते थे, वहाँ पे धागे बनाते थे, है ना? तो बहुत सारे मजदूर का जगह एक मशीन ले लिया और वहाँ पे बैठा हुआ है एक मजदूर। तो एक मजदूर एक मशीन को चला रहा है और कई सारा धागा बना दे रहा है ना? कई सारा धागा बना दे रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जब मशीन नहीं थी तो इंसान ही धागा को बनाता था। तो मशीन आने के बाद वहाँ पे जो मजदूर थे उनकी मांग घटने लगी थी, है ना? इससे काम तेजी से होता था, मशीन से काम तेजी से होता है, आपको पता ही है। और मजदूर की मांग कम हो जाती थी। जी बिल्कुल सही बात है। इस वजह से महिलाओं को काम से बाहर कर दिया गया और वो भी बेरोजगार हो गई। जी बिल्कुल। पहले क्या था, उनकी फैक्ट्रियों में महिलाओं को बहुत सारा काम मिल रहा था, लेकिन जब स्पेनिश जेनी मशीन आई तो वहाँ पे महिलाओं को बाहर कर दिया गया और मशीन उसकी जगह ले ली। स्पेनिश जेनी मशीन के कारण उसका रोजगार छिन जाएगा, ये डर था, ठीक है। वहाँ पे जो मजदूर था, उन सभी मजदूर को डर था कि जब ये स्पेनिश जेनी मशीन आएगा ना, तो मेरा रोजगार, जो मैं रोजी रोटी खाता हूँ, जहाँ से मेरी 100, 200, 500 की कमाई होती है, वो मेरा खत्म हो जाएगा।
महिला मजदूरों ने स्पेनिश यानी मशीन पर हमले किया, तोड़फोड़ की। जो महिला मजदूर वहाँ पे जो थी वो क्या किया, मशीन को पूरा तोड़फोड़ कर दिया है ना, और हमले किया, तोड़फोड़ करके ख़त्म कर दिया। इस तरह के विरोध और तोड़फोड़ का सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन था, तोड़फोड़ का सिलसिला था, वो लंबे समय तक चलता रहा। अब हमारा अगला सवाल है, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है? 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का सवाल है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? इसे किस आधार पर ब्रिटेन जुड़वा संतानों की प्रक्रिया कहा जाता है? व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे, G77 देशों से आप क्या समझते हैं और इसे किस आधार पर ब्रिटेन जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है, इस व्याख्या कीजिए, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महामंदी के कारणों का व्याख्या कीजिए। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पे आपको 9 सवाल ऐसे सवाल बता दिए जो आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा है। मैंने 3-4 क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताया। अगर आपको उसका भी आंसर चाहिए तो मुझे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर से जुड़ जाना। और बच्चे, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, अब मेरे बच्चे, आप लोग ना वीडियो को शेयर कर देना, है ना। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, मेरे लिए उतना बढ़िया रहेगा, मेरे लिए उतना बेटर रहेगा। तो आप लोग फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।